वंदे मातरम। सबसे पहले नीरज पर जो भरोसा है, नीरज चोपड़ा पे, वो तो एक मेडल जो लग ही रहा है वो गोल्ड मेडल का, वो निकालने का, उस पर बहुत सारी आशाएं हैं। और जो हॉकी टीम ने अभी जो ब्राउन्स जीता उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां सभी को। हमारे भारत में जितने भी हॉकी के खिलाड़ी जो समर्थन करते हैं हॉकी की गेम को, बहुत बड़ा इज्जत की बात है यहाँ पर एक सम्मान मिलना। और उसके बाद हम भी हॉकी उपयोग करते थे लेकिन अलग चीज के लिए करते थे। सब हॉकी के पूरे खिलाड़ियों, समर्थक और फैंस को बहुत बहुत बधाइयां। अब आते हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का बहुत सारा नाटक चल रहा है। लोग इसको बहुत, संविधान एकदम से अपने इधर तो खतरे में आ ही जाता है तुरंत, जो लोगों को लगता है। तो ठीक है, आता है नहीं आता वो आप निर्णय कीजिए। लेकिन वक्फ बोर्ड मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको समझाऊं, आज से नहीं 1913 से समझना पड़ेगा। 1913, ये 100 साल से पुरानी चीज है। ब्रिटिशर्स ने पहली बार इस एक्ट को लाए थे क्योंकि उनको समझ में आ गया था। यहां पर विवाद से ज्यादा क्या समझ में आ रहा था उनको, क्योंकि उसके रेवेन्यू समझ में आ रहा था, इतनी प्रॉपर्टीज का जो इशू हो रहा था। तो वक्फ बोर्ड, जो वक्फ वर्ड होता है बेसिकली वो होता है कि ऊपर वाले के नाम पर या अपने इसके नाम पर, कि हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं संप्रदाय के लिए, वो वाली बात थी। अब यहां पर ये मुस्लिमों को समझना जरूरी है क्योंकि जो 60,000 से ज्यादा कंप्लेन हुई है अभी तक, वो मुस्लिमों में की है, वो मुस्लिमों ने ही की है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। ट्रिब्यूनल, इसमें बहुत सारे एंगल है लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप इतिहास जानो। अगर मेरे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि इसमें करप्शन वाले चार्जेस हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मत लाना। उसके लिए चुनाव है ना, अभी राज्य के होंगे फिर केंद्र के होंगे, उसमें कर लेना। अभी समझ लो, अगर समझना है, नहीं समझना तो फिर वो, अगर आप दिमाग बंद करके बैठे हो तो कोई कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम 1913 की, जो मैं आपसे बात कर रहा था, 1913 में जब वक्फ बोर्ड का जो पहला कानून लाया गया, एक्ट लाया गया था, वो ब्रिटिशर्स ने लाया, ठीक है। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो ये बात एकदम से निकली। बाबा साहेब अंबेडकर बहुत क्लियर थे इस चीज पे, और उन्होंने जो पहली कमेटी की जो एक पूरी मीटिंग उन्होंने के मेनन साहब को कहा था, जो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है, वो ये था कि धर्म के नाम पर कोई भी संविधान में बदलाव नहीं होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड, अगर आप एक बहुत गौर से करें तो रिलीजन बेसिस पे इकलौता ऐसा है जिसका ट्रिब्यूनल है, जिसके खुद की अपनी हियरिंग होती है, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप इसका बैकग्राउंड समझोगे तब समझ में आएगा, वरना अगर आप सीधे कूद जाओगे 2024 में तो फिर वो बेवकूफी वाली बात है कि कुछ भी बके पड़े वाली बात है। तो कब बना? 1913 में। उसको 1915 में भी थोड़ा सा मेन, लेकिन 1913 का मेन माना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं 1954 में, 1954 आजादी के बाद इसको बनाया गया, जिसमें ये पावर्स दिए गए कि कमिटीज बनेंगी जिसमें मुस्लिम से इन्वॉल्व होंगे। उसको धर्म से ऊपर समझना पड़ेगा। सिर्फ मुस्लिम बोर्ड या सिर्फ मुस्लिम क्योंकि धर्म से आ गया, एक संप्रदाय से आ गया, तो लोग उसकी बात करने लगे। लेकिन ये समझो कि जब इसको 1984 में, अच्छा, इसलिए जो सरकारों की बात चल रही है कौन सही कौन, अभी पूरी कांग्रेस की सरकारें जो चल रही थी आजादी के बाद से जब बात करें, तो 1984 में यह हुआ कि इसको कुछ ऐसे पावर देना चाहिए जिसके कारण इसके खुद के अपने एक प्रोसेस होगी और उसको केंद्र की बॉडी बनाएगी। कि केंद्र की बॉडी जो है वो स्टेट की बॉडी होगी, जैसे 30 वक्फ बोर्ड स्टेट के हैं, और उसके बाद ऊपर जो है वो क्या है, वो सेंट्रल का ट्रिब्यून का पूरा सेंट्रल की एक बॉडी बनाई गई जिसको उसको वक्फ बोर्ड कहा गया। 1995 की बात है। 1995 में फिर यह किया गया क्योंकि इसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। किस प्रकार की कंप्लेन आ रही थी? ये दिया गया था, बनाया इसलिए गया था वक्फ बोर्ड कि जो मजलूम हैं, गरीब हैं, उनके लिए, एजुकेशन के लिए, गरीबों की सहायता के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, पार्क्स के लिए, जो चीजों में जहां पर मुस्लिम जो गरीब तबके के लोग आते थे उनको इससे कैसे फायदा हो, इसके फंड्स का, इसकी जमीनों का, इसका। वैसे आपकी जानकारी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी आज 9.5 लाख एकड़ जमीन है, वो दुनिया के 54 देशों से ज्यादा है। मतलब जितना उनका देश का साइज है ना, उससे बड़ा है। ये ऑस्ट्रेलिया और यूके तो ऐसे घुस जाते हैं, इतना बड़ा जमीन है। इनके बाद नंबर 3 पे आती है, और 8.5 लाख, 9 लाख करोड़ की, जो करोड़ रुपए की, उतनी वो है। इसके बाद 1995 वाले के बाद फिर कांग्रेस के टाइम पे ये विवाद हुआ। फिर वहां पर 2005 की बात है, 2005 में सच्चर समिति रिपोर्ट आई। सच्चर साहब, जो राजेंद्र, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है, सच्चर साहब की एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने ये निर्धारित किया, उसने ये बताया कि इस पे बहुत सारे करप्शन के चार्जेस जो लग रहे हैं, इसमें तानाशाही चल रही है, इसमें जो मुतल्लिस लोग थे उनका था। तो उन्होंने ये कहा कि इस पे हमें ये करना चाहिए कि इसको अमेंड करना चाहिए। और कैसे अमेंड करेंगे इसको? पूरा का पूरा या तो हम सेंट्रलाइज बॉडी में ला सकते हैं या फिर हम और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? कि इसमें जो भी लोगों के अधिकार टॉप पे हैं, हम ये कर सकते हैं कि पावर, जिसको बोलते हैं ना डिवीजन ऑफ पावर, तो डिवीजन ऑफ पावर किया जा सके, उसके ऊपर एक चेक कमेटी बनाई जा सके। तो ये सब चीजें सच्चर साहब की जो समिति थी, जो कमेटी थी, उसने दी थी। सच्चर रिपोर्ट भी बोलते हैं जिसको, आप टाइप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। तो वो हुआ, कब की बात हो गई? हम बात कर रहे हैं
ये 5 की बात हो गई। अब आते हैं 2013 में। 2013 में ये हुआ क्योंकि करप्शन के चार्ज के गैंग्स बन गई थी, गैंग्स बना ली सब लोगों ने, अपने अपने बोर्ड की एक गैंग टाइप की चल गई। तो जो जिनको फायदा मिलना था मुस्लिम लोगों को, जो कि बोर्ड जिसके लिए, जिसको पैसा दिया जा रहा था, जिसके लिए वो लोग अपनी इस प्रॉपर्टीज पे एक प्रकार से फिर लगा आरोप किस चीज के लगने लगे, फिर आरोप लगने लगे सबसे बड़े कब्जे के, कि वक्फ बोर्ड क्या करता है, जो उनका है भी नहीं उस पर कब्जा कर लेता है। तो ये सब आरोप लगे। तो 2013 में डिजिटल करने के लिए कि सब जितनी रिपोर्ट्स है उसको डिजिटल किया जाना चाहिए, ये 2013 में कांग्रेस की सरकार की, यूपीए की गवर्नमेंट ने ये वाला डिसीजन लिया था। अब वो चलते चलते आया, फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसके कारण पूरा हुआ, वो लाइमलाइट में इसलिए आया क्योंकि साउथ में एक पूरे के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया और ये कहा कि 1500 साल पुरानी जो जगह थी वहां पर, जैसे मंदिर है वहां पर, वो मंदिर जो है इनका। तो वहां पर एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट ये आया कि जब इस्लाम 1300 साल पुराना है तो 1500 साल पुरानी प्रॉपर्टी भी कैसे कर सकता है। तो एक ही आया। फिर इसके बाद कुछ इनने ऐसी प्रॉपर्टीज को क्लेम कर दिया जहां पर कानूनी प्रक्रिया चालू हो गई, और जब पता किया गया, जब डिटेल हुई, 60,000 से ज्यादा, टू बी प्रिसाइज 61,954 केसेस जो हैं वो किसके ऊपर किए गए, वक्फ बोर्ड के ऊपर, करप्शन के चार्जेस इन सब में किए गए। उसके बाद 2024 में जो भी अमेंडमेंट है, जो बिल आया, मैं क्योंकि आज पूरा देख नहीं पाया हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो बिल है उसमें 44 प्रावधान या 44 उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, उसको सुधार के लिए किया गया है। तो इस पर इतने सारे अभी घाव, मतलब वो है पूरे के पूरा इसको सिला जा रहा है वाली बात है। रीव ड्राफ्ट जो हो गया वो रिजिजू साहब जो है, जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, उनने किया है। अब ये देखना है, जो मुझे जितना समझ में आया कि इसको अगर जब ये बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो ये फिर लॉ बन जाएगा। शायद बन भी गया होगा, मैंने उसका अपडेट नहीं है, होगा तो मैं उसकी पोस्ट डालूंगा, बताऊंगा आपको। लेकिन आपको क्या समझना चाहिए कि अगर इतने बड़े बड़े आरोप उनके बाद ये पूरा का पूरा हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये उन मुस्लिम लोगों से है, उन बच्चों से है, या जो ये युवा है जो पढ़ाई लिखाई करता है। आपको भी ये देखना है, क्या अगर आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, आप भी आरटीआई करिए, आप भी, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम क्या है, वक्फ बोर्ड का खुद का ट्रिब्यून है, वक्फ बोर्ड का जो है वो खुद का ट्रिब्यून है, उनका खुद का बोर्ड है। तो इस पे कोई कानूनी प्रक्रिया का वो नहीं था। लेकिन अब जो अमेंड किया गया, जिस पे ये बात रखी गई है कि हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट, जिसको कलेक्टर बोलते हैं, डीसी भी बोला जाता है, जिसको डीएम बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है, तो अब कलेक्टर के थ्रू होगा। तो ऐसे पावर्स का डिवीजन होगा। उसके बाद कोर्ट जा सकते हैं, मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी पर अगर ऐसा लगता है कि उसका कब्जा किया गया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट है। तो वो पहले क्या था कि यही वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करता था, लेकिन अब क्या है, अब इसमें एक वो वाला एंगल आया। तो बहुत सारे, जैसे महिलाओं का एक इसमें इन्वॉल्वमेंट के लिए एक बात आई है, तो अब महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट होगा जो पहले नहीं था। तो वहां पर आज पक्ष हुआ, विपक्ष हुआ, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए। तो मैं थोड़ा सा बचता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यार सेंस अंत निकालो। प्रॉब्लम तो सबको पता है, अगर वक्फ बोर्ड में इतना करप्शन है तो कानून की प्रक्रिया के तहत उसको लाना चाहिए। जिनका यह आर्ग्यूमेंट है कि धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, आप कानून से, आपके पास आप संविधान है, आप संविधान के हिसाब से जो, मैं इसे हमेशा से कहते आया हूं, ना बाइबल से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, है ना गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, चलेगा तो संविधान से चलेगा। तो इसमें क्या होता है, गीता वाले, बाइबल वाले, कुरान वाले सब आके गाली बकने लगते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, ये मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है आपका जानना, अगर भारत संविधान से नहीं चलेगा तो आपको छूट कैसे मिलेगी आपके धर्म की आजादी, आपके धर्म का और संप्रदाय का पालन करने के लिए? ये भी उसी संविधान ने दिया है। और संविधान में जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो गाइडलाइन बनाई थी, उसमें क्लियरली उनने कहा था कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार एसटी एससी को मिलना चाहिए, पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्लियर कहा था। और पूरे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपके पास, अगर आपके पास सबूत हो तो मुझे जरा उस पन्ने का नाम बताना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं WAQF वक्फ लिखा भी हो। हाँ, कानून बनाया था सरकारों ने। मैं ये कहता हूं कि सरकार का ही काम है, सरकार ने बनाया था। इस सरकार का काम क्या है, इस सरकार का सीधा सा काम यह है कि इसमें अमेंडमेंट इनने किया हुआ है। अगर गलत है तो आप लोग इकट्ठा हुई, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आर्टिकल्स है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट करने के, हाई कोर्ट में अलग है आर्टिकल, तो आप एक काम करिए, वहां कंप्लेन कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं। मुझे लगा आपका ये जानना जरूर, क्योंकि देखो इस पे हिंदू मुस्लिम होगा, एकदम से संविधान खतरे में आदमी ले आता है, एकदम से बहुत सारी चीजें हो जाती है। देखो भाई, सीधी सी बात है, भाजपा के पास बहुत सारे स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस के पास, आम आदमी पार्टी के पास, समाजवादी के पास बहुत सारे स्पोक्स पर्सन है। हमारा प्राइस पे नहीं कर पाएंगे। तो जितने लोग बोलते हैं कि हम किसी की तरफ से बोल रहे हैं, घंटा हमारा प्राइस बेटा कर नहीं पाएंगे। हम किस लिए बदनाम है, जरा देख लेना हमारी मीम कि हम कितना लेते हैं, 30 मिनट का और 45 मिनट का हमारा क्या चार्जेस होता है। तो हमारे इतने अभी बुरे दिन नहीं आए कि हम किसी के लिए बात करने की जरूरत पड़े। देश मेरा है। और जब लोग कहते हैं ना, क्योंकि फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर गरीब मजलूमों के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, तो अगर वक्फ बोर्ड पर ये आरोप लगे कि माफियागिरी कर रहे हैं और कब्जे कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं वो गरीब
जो है मुस्लिमों के गरीब बच्चों की ना पढ़ाई हो रही ना वहां पर अगर नहीं जा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप माफिया का समर्थन करते हैं तो आप जानिए हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मिलकर रहो, लड़ने के लिए और लड़ाने के लिए, दोनों के लिए ना चुनाव काफी है। तुम काहे मरे जा रहे हो अभी से? जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।